हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू ग्रेडेक्स एजुकेशन। हमारी आपकी बात हो रही थी साड़ी तथा आव्यूह पे। हमने साड़ी की सारी चीज़ें खत्म कर दी, आव्यूह में लगभग खत्म हो गया। आज पिछली क्लास में जब आप देखेंगे तो हमने वहाँ पे सहखंडस बताया था, यानी सहखंडों से बनने वाले आव्यूह का परिवर्तन, है ना। तो सहखंडस थोड़ा सा हिंदी हल्का सा सहखंड और सहखंडस में दिक्कत हुई थी। एनीवे उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि जब मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि जब भी आप पढ़ाई करेंगे तो वीडियो देखने से पहले किताब खोल करके साथ में कॉपी भी साथ में रखेंगे। इन द केस अगर कोई मिस्टेक हो जाता है तो ह्यूमन बीइंग हूँ, इंसान हूँ, तो चीज़ें ये चलती रहती हैं। अपनी तरफ से कोशिश यही करता हूँ कि आप तक सही इंफॉर्मेशन, सटीक इंफॉर्मेशन पहुँचे और वो आपके काम का हो। आज हम उसके आगे की बात करेंगे। कुछ प्रमेय हैं, कुछ चीज़ें हैं और उन चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो उनके ऊपर बात होगी, जिसमें पहला प्रमेय है, फर्स्ट प्रमेय है, प्रमेय ए क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए के साथ ए, अगर दो आव्यूह इस तरीके से लिए जा रहे हैं, सहखंडस आव्यूह के साथ आव्यूह लिया जाना है, तो ये डिटरमिनेंट वैल्यू यानी सारणी की वैल्यू ए की और तत्समक फलन साथ में आई। ठीक, ये आपका पहला प्रमेय है, ए एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए, और ये डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए और इसके बाद आई। ठीक, इसको आप शब्दों के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दरअसल मैं बुक ले रहा हूँ, शब्दों के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि यदि कोई जन कोटि का आव्यूह है तो उसके लिए ए एडजॉइंट ऑफ ए और ये डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनटू तत्समक फलन उसी कोटि का होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो, यदि ए एन कोटि का आव्यूह है तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई एन, यानी तत्समक फलन भी एन कोटि का होगा। ठीक, ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब हो गया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। और जब हम इसका गुणा करते हैं इसके आव्यूह एडजॉइंट के साथ, इसके साथ, तो C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, तो ये प्रथम पंक्ति प्रथम के साथ, जब ये प्रथम एक साथ आएगा तो वो सारणिक का मान बनता है, और थोड़ा सा भी आगे पीछे हो तो वो जीरो हो जाता है साइक्लिक में। तो ये बराबर लिखा जाएगा डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए 0 0 0, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए 0 0 0, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, यानी सारणिक का मान। इसको आप कॉमन ले लीजिए। सारणिक में आप जानते हैं कि सभी अगर अवयवों में कोई चीज़ अवेलेबल है तो उसको आप बाहर ले सकते हैं। गुणा के रूप में भी मैंने बताया था कि अचर किस तरीके से आव्यूह के अंदर गुणा करता है। तो ये चीज हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये आपका आएगा डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए और आई। ठीक है ना, 3 का था तो यहाँ पे 3 की बात होगी, अगर एल का होता, एल कोटि का होता तो एल कोटि की बात होगी। या जल्दी से इसको नोट करिए, और इसके बाद प्रथम पंक्ति से प्रथम स्तंभ, प्रथम पंक्ति से द्वितीय स्तंभ, प्रथम पंक्ति से तृतीय स्तंभ। ठीक, ऐसे ही तृतीय पंक्ति से प्रथम स्तंभ, तृतीय पंक्ति से द्वितीय स्तंभ, तृतीय पंक्ति से तृतीय स्तंभ, तृतीय पंक्ति से प्रथम स्तंभ, तृतीय पंक्ति से द्वितीय स्तंभ, तृतीय पंक्ति से तृतीय स्तंभ। इस तरीके से जब हम जाएंगे तो यहाँ पे डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए मिलेगी, बाकी सब शून्य होता चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपका पहला प्रमेय बनता है, प्रमेय ए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जरा सा प्रमेय 2 देखेंगे हम, इसी के ऊपर जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।
अब मैं आपके आगे प्रमेय 2 की बात करूंगा। क्या है प्रमेय 2? वो कहते हैं ए एडजॉइंट ऑफ ए का जो रिजल्टेंट यानी ये मिलता है, ये भी उसी कोटि का मिलेगा। ठीक है, वो बात यहाँ से भी समझ में आ रही है। तो उसकी लैंग्वेज है, यदि प्रमेय 2 पे आते हैं। क्या कह रहे हैं प्रमेय 2? यहाँ पे प्रमेय 2, यदि ए और बी व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, इनवर्स वैल्यू जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ना हो। ठीक है, तो वो व्युत्क्रमणीय कहलाते हैं। यदि ए और बी व्युत्क्रमणीय अवयव हो तो ए बी या बी ए, यानी इन दोनों अवयवों का जो गुणन करेंगे आप, ठीक है, अवयव का अवयव से गुणन बताया था ना, ए बी और बी ए भी बराबर कोटि के होंगे। ये आपका एक स्टेटमेंट है सिंपल। ठीक है, ए और बी अगर व्युत्क्रमणीय अवयव और एन कोटि के हैं और एन कोटि के हैं, या तथा एन कोटि के हैं, एन कोटि के हैं, तो ए और बी या ए बी या बी ए की भी बराबर कोटि होगी। ये बात आपको समझ में आ रही है दोस्तों? तो मैंने आपसे ये बोला, यदि दो अवयव ए और बी हैं, ठीक है, उनकी कुछ कोटियां बराबर है, मान लीजिए 3 क्रॉस 3 का दिया हुआ है, तो उनके जो गुणन से रिजल्टेंट भी मिलेगा उसका भी कोटि बराबर होगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए। इसके बाद प्रमेय 3 क्या है? प्रमेय 3, प्रमेय 3 देखेंगे हम क्या होता है प्रमेय 3। प्रमेय 3 ये एक स्टेटमेंट था, दूसरा वाला प्रमेय 3, यदि ए तथा बी व्युत्क्रमणीय अवयव हो तो ए बी का गुणा उनके अलग अलग, यानी ए बी के गुणे से रिजल्टेंट आने वाले अवयव का सारणिक मान उनके अलग अलग सारणिक मान के गुणा के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। ये आप समझने की बात है कि अगर दो अवयवों का आपके गुणनफल का अगर आपको कभी भी सारणिक का मान निकालना हो तो आप उनके अलग अलग सारणिक के मानों को निकाल करके भी डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। देखिए जरा सा, अब इसमें जरा सा हम बात करेंगे कैसे। हमने कहा इसी के ऊपर एक कॉन्सेप्ट है कि अगर ए एडजॉइंट ऑफ ए, अगर इनका सारणिक ले लिया जाए, ए एडजॉइंट ऑफ ए अगर इसका सारणिक ले लिया जाए तो कितना बनेगा? जरा सा देखिए, ये इक्वल आएगा डिटरमिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा? ये चीज कितना होगा? एडजॉइंट ऑफ ए इसके पहले मैंने करवाया हुआ है, वो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनटू आई एन लेता है, इसका ये। ठीक, कितना हो जाएगा? ये डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए और आई एन, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। ये डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। यानी अगर ए एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए का आपको सारणिक का मान निकालना हो तो जितने यहाँ पे कोटि होंगे उसका एक कोटि यहाँ पे कम हो जाता है। बस इतनी सी बात याद रखिए। यानी ए डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये इसका डिटरमिनेंट्स मान जो होगा वो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का स्क्वायर होगा। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? आइए चलिए इसके आगे की बात करते हैं। सबसे पहले ये व्युत्क्रमणीय वर्ड बहुत बड़ा आया हुआ है। पहले आप व्युत्क्रमणीय वर्ड समझ लेते हैं। व्युत्क्रमणीय होता है इनवर्स वर्ड। ठीक है, बात समझ आ रही है? आइए नोट करते हैं इनवर्स वर्ड।
व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय कोई भी अवयव, दोस्तों आराम से समझिएगा, कोई भी अवयव व्युत्क्रमणीय तब कहलाएगा जब उसका डिटरमिनेंट वैल्यू यानी सारणिक का मान शून्य ना हो। मैंने यानी था कोई भी अवयव एक व्युत्क्रमणीय होगा, व्युत्क्रमणीय होगा यदि उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, यानी उसके सारणिक का मान, यानी उसको जब सारणिक करके हम मान निकालने की कोशिश करेंगे तो उसके सारणिक का मान शून्य नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर शून्य होगा तो डेफिनेटली उसका जो है आप व्युत्क्रम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो कोई भी अवयव व्युत्क्रमणीय अवयव होगा यदि उसका जो सारणिक का मान है वो शून्य नहीं होना चाहिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और दोज मैट्रिक्स whose determinants value be not equal to 0, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अवयव व्युत्क्रमणीय होगा यदि उसके सारणिक का मान शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले चलता हूं। अब होता क्या है, व्युत्क्रम अवयव ये क्या है साहब, यदि AB बराबर BA बराबर इकाई यानी तत्समक, AB बराबर BA बराबर अगर इकाई में वो भी उसी कोटि का, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो A तथा B आपस में व्युत्क्रम यानी इनवर्स अवयव है, ठीक है। तो हमने इसको बोला इनवर्स, क्या बोला हमने इसको, इनवर्स मैट्रिक्स। तो अगर आपको आता है कि किसी अवयव का इनवर्स निकालिए, दो अवयव आपके इनवर्स कब कहलाएंगे साहब, जब इन दोनों का गुणा, इसी को भी आगे पीछे रखिए, यानी AB बराबर BA और ये दोनों बराबर तत्समक के होना चाहिए, इकाई के बराबर अगर हो जाए तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम अवयव बन जाते हैं। तो ये एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, व्युत्क्रम अवयव बन जाते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है। लेट्स टेक एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया कि एग्जांपल, मैंने एक आपने माना A, ये मैंने आपको दिया 2 3 1 2, और मैंने एक आपको दिया B 2 -3 -1 2, और मैंने आपसे पूछा कि चेक करिए, यानी आइडेंटिफाई, चेक करिए या सत्यापित करिए कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है या नहीं है, ठीक है ना। सत्यता की जांच करिए। क्या है, A और B का गुणा क्या आना चाहिए, इकाई। तो जरा सा देखते हैं AB, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 2 3 1 2, इसका गुणा होने जा रहा है किससे, 2 -3 -1 और 2 से। प्रथम पंक्ति प्रथम अवयव के साथ जाती है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और -3, 4 और -3 यानी कितना बचेगा 1। फिर इसका इससे होगा 2 × -3 कितना हो जाएगा -6 और 3 × 2 यानी 6, जो हो जाएगा 6 और -6 मिला करके 0। फिर इसका इससे 2 और -2 ये भी हो जाएगा 0, और फिर इसका इससे ये -3 और 2 दूनी 4, यहाँ पे बचेगा 1। तो क्या हुआ, इन दोनों का गुणा
आपका तत्समक में चेंज हो गया। ए और बी का गुणा आपका तत्समक में चेंज हो गया, और जब ए और बी का गुणा आपका तत्समक में चेंज हुआ तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। साथ में आप देखिए जरा सा, अगर मैं ए का डिटरमिनेंट वैल्यू 2 3 4 4 में से 3 गया 1, तो इसका मतलब ए यहाँ पे व्युत्क्रमणीय अवयव है, यानी ए को हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो आप इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं कि आपका कोई भी अवयव, सबसे पहले इसकी सत्यता जांच करिए कि इसका व्युत्क्रम निकाल भी सकते हैं या नहीं। अगर निकाल लिया तो कोई भी दो अवयव का अगर गुणा आपका तत्समक में चेंज हो रहा है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है। इसका व्युत्क्रम ये होगा और इसका व्युत्क्रम ये होगा। क्लियर? समझ में बात आ गई? ठीक है दोस्तों, चलो इसके आगे कुछ थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स के बारे में बात करते हैं। पहला थ्योरम है इनका, क्या है पहला थ्योरम? देखते हैं जरा सा। क्या है थ्योरम? फर्स्ट थ्योरम क्या है समझते हैं जरा सा। ये कहते हैं कि किसी वर्ग अवयव का व्युत्क्रम अवयव यदि उसका अस्तित्व है तो अद्वितीय होगा। ठीक, प्रमेय एक क्या कह रहे हैं? ये प्रमेय एक में क्या थ्योरम में कह रहे हैं? किसी अवयव का व्युत्क्रम यदि अस्तित्व में है तो अद्वितीय होगा, यानी उसका कोई दूसरा नहीं हो सकता, अद्वितीय होगा। ठीक है, देखिए यदि ए बी बराबर मैंने एक तत्समक मान लिया और मैंने कहा ए सी बराबर भी एक तत्समक है भैया, चलिए ठीक है, यदि ए बी बराबर मैंने एक तत्समक मान लिया और ए सी बराबर मैंने एक तत्समक मान लिया, ठीक, अब क्या होगा? क्या इतने की जगह अगर मैं ए सी लिख दूं तो बी और सी का कंपेयर हो जाएगा, यानी होगा क्या कि जो अवयव बी के हैं वही अवयव किसके हो जाएंगे? सी के हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर ऐसा हो रहा है, ठीक, तो कैसे करेंगे तो भी देख लेते हैं इसको। हमें यहां से लिखना चाहते हैं कि b बराबर सपोज दैट बी आई, ठीक, तो बी आई मैंने कितना लिखूंगा? आई की जगह मैंने लिख दिया ए सी, ठीक। अब बी ए या ए बी ये दोनों मिला के कितना हो रहा है? आई, तो ये आई इंटू सी, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा? सी। तो बी बराबर क्या बन जाएगा? सी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप समझने की कोशिश करिए कि अगर ये दोनों एक दूसरे के अगर मान लीजिए व्युत्क्रम है, यहाँ पे मैंने ए बी लिया, बी ए लिया, ए सी बराबर सी बराबर भाई तत्समक आना चाहिए ना, अगर उन्होंने बोल रखा है व्युत्क्रम, ठीक, तो मैंने बी से स्टार्ट किया, बी बराबर मैं बी आई लिख सकता था, आराम से इजीली लिख सकता था। इस तत्समक की जगह मैंने उठा करके ए सी लिख लिया। अब बी ए का मान भी कितना होगा? आई होगा, मैंने आई रख दिया, सी, आई इंटू सी, ये सी के बराबर होगा, तो बी बराबर क्या हो गया? सी, यानी बी बराबर कितना हो गया? सी। अतः व्युत्क्रम अद्वितीय होगा। व्युत्क्रम क्या होगा? अद्वितीय होगा। ये बात समझ में आ रही है? व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? यहाँ पे अद्वितीय हो जाएगा। प्रमेय तो दूसरी प्रमेय अगर जरा सामने देखिए क्या है दूसरी प्रमेय। दूसरी प्रमेय क्या है? यदि ए और बी समान कोटि के व्युत्क्रम अवयव हों तो ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए के बराबर होगा। ठीक है, यदि ए तथा बी
समान कोटि के आव्यूह हो तो क्या करेंगे, ये कह रहे हैं कि इनके गुणन का अगर मैं व्युत्क्रम लेता हूं तो ये चीज इसके बराबर होगी। दिस इंप्लाइज दैट। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका यूज बहुत होता है। तो अगर ए बी के गुणन का आपने इनवर्स निकाल रखा है तो ये बराबर होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर। ये बात समझ में आ रही है? तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। जरा सा इसकी प्रूविंग कराते हैं। इसकी प्रूविंग के लिए क्या करना पड़ेगा देखते हैं जरा सा। अब अगर मुझे इसका इनवर्स निकालना है तो क्या करूंगा मैं, जरा सा देखूं। मैं इस तरीके से मैं इसको करता हूं। ए बी और ए बी का इनवर्स ये मिला के तत्सम होना चाहिए, बराबर कोटि का। ये बात तो समझ में आ गई। चलिए मैंने ए इनवर्स इधर से लिया तो ए इनवर्स बी और ये ए बी का इनवर्स ये बराबर ए इनवर्स आई बनेगा। ठीक, इसका मान मिला करके कितना हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ पी ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स आई। फिर मैंने बी इनवर्स का बहुत सारा गुणा किया। ये देखिए ये भी बी इनवर्स ए इनवर्स आई के साथ, आई इसके साथ गुणा करके ए इनवर्स ही बनाएगा। कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू इकाई हो जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इतनी सिद्धम कई बार सिद्ध करने के लिए आता है, तो थोड़ा सा इस चीज को आप बहुत ध्यान देंगे। इम्पोर्टेंट पर लिख रखा है, इसका मतलब इसका सिद्ध करने के लिए आपसे हर हालत में पूछा जा सकता है। तो आप हर हालत में इसको तैयार करके जाएंगे। ध्यान दीजिए, अगर ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम है तो इसका आई आएगा। पहले मैंने ए इनवर्स का बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने बी इनवर्स का मल्टीप्लाई किया। बी इनवर्स के साथ मिलकर आइडेंटिटी यानी तत्समक फलन बना लेगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं बनती है। ए बी का इनवर्स ये इक्वल आ रहा है बी इनवर्स ए इनवर्स के। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हम लोग इनवर्स देख सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके आगे। ए एडजॉइंट ऑफ ए यानी इनवर्स निकालने के तरीकों पे थोड़ा सा बात करेंगे। एक तरीका तो यही है कि हाँ तो आप लोग मुझे कुछ ऐसे मिल जाए जिनका गुणन मिला करके क्या हो रहा हो, तत्समक हो रहा हो। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मुझे निकालने के लिए देता है तो मेरे पास कोई ले दे करके दो मेथड होंगे निकालने के। ठीक है, मेरे पास कोई ले दे करके कितने मेथड होने चाहिए, दो मेथड होने चाहिए। और इन दोनों मेथड, इन दोनों की हेल्प से मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, बात समझने की कोशिश करिएगा। कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन, ध्यान देते हैं। मैंने यहां कहा कि व्युत्क्रम इनवर्स ऑफ यू। ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स व्युत्क्रम। किसी भी सवाल में कैसा भी सवाल आता है तो व्युत्क्रम आव्यूह या इनवर्स आव्यूह निकालने के आपके पास कुल ये लेकर के दो मेथड होंगे आपके सिलेबस में, यानी आपके इस बोर्ड के सिलेबस में कैसे कैसे होंगे। एक तो होगा बाय यूजिंग एडजॉइंट, यानी एडजॉइंट का मतलब सहखंडज आव्यूह का प्रयोग करके। दूसरा रेखीय संरचनाओं में परिवर्तित करके, यानी रेखीय ट्रांसफॉर्मेशंस यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी विधि लगा सकते हैं जब तक कि सवाल में लिख करके ना दिया। ठीक है,
तो आप कैसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, एडजॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं, या तो आप जा करके, अच्छा आइए जरा सा पहला मेथड मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सखंडस का प्रयोग करके, सखंडस का प्रयोग करके, यानी एडजॉइंट का प्रयोग करके, ठीक है ना। क्या यदि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, यानी आपका आव्यूह कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसका सारणी का मान शून्य ना हो, उसके सारणी का मान क्या हो, शून्य ना हो, तब ये मेथड लगेगा। तो उसके सारणी का मान अगर शून्य नहीं है, ठीक, तो आपको पता है कि ए एडजॉइंट ऑफ ए ये होगा डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई। भाई ये तो मैंने निकलाया हुआ है ना, ये तो प्रमेय है ना, ये तो प्रमेय है ना। हमने क्या किया, इसको नीचे ले लिया, तो ए एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटरमिनेंट्स वैल्यू ऑफ ए, इसका मान मिला करके क्या हो जाएगा, आई। अब मैंने आपको सिखा रखा है कि ए इंटू बी बराबर अगर आई हो तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स। अतः ए इनवर्स बराबर ये हो रहा है एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटरमिनेंट्स वैल्यू ऑफ ए। ये आपका एक पहला सूत्र आ गया। जब आप एडजॉइंट का प्रयोग करके, सखंडस का प्रयोग करके आप इनवर्स निकालने की चेष्टा करते हैं, ठीक है ना। एक उदाहरण लेते हैं और उसके ऊपर इसके ऊपर बात करते हैं। पहला एग्जांपल इसके ऊपर जरा सा हम बात करेंगे। मैं ले लेता हूँ आपकी कुछ एनसीईआरटी ले लेता हूँ, तो मैं आपको मतलब हेल्प मिल जाए, कम से कम जब आप रिवाइज करेंगे तो आप समझने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है, किस तरीके से करेंगे, ठीक। यदि मान लीजिए मैंने ऐसे ले लिया, मैंने कहा व्युत्क्रम निकालिए, इनवर्स निकालिए। क्या है, ए बराबर दे रखा है 2 0 माइनस 1 5 1 0 0 1 3। अब ये एक आमी मेरे को दे रखा है और मुझसे पूछता है कि इसका व्युत्क्रम निकालना है। मैंने सोचा कि इसका व्युत्क्रम अब सखंडस का प्रयोग यानी एडजॉइंट का प्रयोग करके निकाला जाए। कैसे निकालेंगे एडजॉइंट का प्रयोग करके, इसको जरा सा देखिए जरा सा। सबसे पहला काम चेक करेंगे कि इसका पॉसिबल है या नहीं है व्युत्क्रम। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, इसका मतलब इसकी सारणी का मान क्या होगा। क्या होगा भाई, 2 3 माइनस 0, ठीक है, माइनस 0 0 में कुछ भी होगा तो सब शून्य हो जाएगा, माइनस 1 5 करना 5 माइनस 0, ठीक, 2 3 6 6 माइनस 5 ये बराबर कितना आ गया 1। सम मिला करके डिटरमिनेंट्स ऑफ वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब इसका हम लोग बड़े आराम से इनवर्स निकाल सकते हैं। क्या होगा, आइए जरा सा एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, ठीक है। या आप ऐसे समझ सकते हैं सखंड निकाल लीजिए, फिर इसके बाद उसका जो है हम लोग जो है प्रतिलोम निकालेंगे, बात बन जाएगी। सखंड आपको क्या कहते हैं, आइए कैसे बताया था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक। आइए 3 माइनस 0 तो 3 आया, इसके लिए 15 माइनस 0 तो 15 आया, इसके लिए 5 माइनस 0 तो 5 आया, इसके लिए 0 माइनस माइनस प्लस 1 आया, इसके लिए 6 माइनस 0 तो 6 आया, इसके लिए 2 माइनस 0 तो 2 आया, इसके लिए 0 माइनस माइनस प्लस तो 1 हो जाएगा, इसके लिए 0
माइनस माइनस प्लस प्लस 5 आ जाएगा। इसके लिए लास्ट वाले के लिए 2 2 माइनस 0 2 आ जाएगा। सब मिला करके आपने पहले शाखंड आपने निकाल लिया। आपको दिक्कत होती डायरेक्ट निकालने में, तो आप इसको आराम से, जैसे मैंने आपको बताया था ना शाखंड एक एक करके निकालने के लिए, ठीक है, उस सारे को शाखंड उस तरीके से आप शाखंड निकाल सकते हैं इसका, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो आराम से इजीली निकालिए, गलती मत करिएगा। कई क्वेश्चन कर लेंगे तो आप भी इस तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसके बाद इसका जो एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट आपको वो कितना हो जाएगा, इसका हम लोग ट्रांसपोज कर लेंगे, कितना हो जाएगा 3 माइनस 15 5 माइनस 1 6 माइनस 2 1 माइनस 5 और 2, ये हमने निकाल करके रख दिया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। क्लियर हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब अगर ये क्लियर हो गया तो थोड़ा सा मैं ये जगह बनाता हूँ और फिर बात करता हूँ। क्या होगा इसका विक्रमाव्यूह? अतः A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A बाई डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A। डिटरमिनेंट वैल्यू इसकी निकली है कितनी, A, तो इट्स 1/1, ठीक है, कितना 3 माइनस 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2। ये आपका इनवर्स आ गया। तो आंसर कितना आ गया इसका, ए इनवर्स बराबर 3 माइनस 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 और 2। ये आपका एक ए इनवर्स के बराबर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सखंडस का प्रयोग करके, इस तरीके से आप सखंडस का प्रयोग करके आप इनवर्स निकाल सकते हैं। आज थोड़ा सा लेट हो रहा है, ठीक है। तो अगेन ग्रेडरेक्स एजुकेशन की तरफ से थैंक यू, और मेरी तरफ से मैं क्या बोलता हूँ हर बार, वर्क हार्ड प्लीज एंड सी द मैजिक। बाय बाय, थैंक यू।